प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। सबसे पहले आपको नवरात्रि पर्व की नवमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं विजयादशमी पर्व के लिए। आज का विषय हमारा विजयादशमी पर्व से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारा विजयादशमी के संदर्भ में जो विषय है वो राम रावण के युद्ध से जुड़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो विषय है वो आज से ठीक 100 साल पहले गुलाम भारत में एक संगठन के निर्माण से जुड़ा हुआ है। वह संगठन जिसने अपने जीवन का शतक कल पूरा करने के संदर्भ में कदम बढ़ाया है। वह संगठन किस कदर महत्वपूर्ण है वर्तमान संदर्भों में, उसका एक अंदाजा तो इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके शताब्दी समारोह के लिए एक विशेष आयोजन देश की राजधानी दिल्ली में हुआ और बाकी को तो छोड़िए, उसमें स्वयं देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल शामिल हुए बल्कि उन्होंने इस शताब्दी समारोह के मौके पर संगठन को समर्पित विशेष डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। सरकार के स्तर पर इस तरीके की मान्यता संगठन की अहमियत को दर्शाती है, पर यह संगठन सरकारी स्तर पर मान्यता का मोहताज कभी नहीं रहा। इस संगठन की महत्ता को समाज के स्तर पर जिस प्रकार से स्वीकारा गया और साथ साथ समय समय पर जिस चुनौतियों का सामना इस संगठन ने किया, वो इसको प्रासंगिक बनाए रखने के लिए भी हमें जरूरी लगता है और इस पर चर्चा करना भी जरूरी लगता है। हमारा आज का विषय आप समझ ही गए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर केंद्रित है। हमारा विषय है आरएसएस शतक पूरा, क्या हासिल क्या अधूरा। संदर्भ यह है कि पुराने कांग्रेसी नेता रहे डॉक्टर बलिराम हेडगेवार, जो पेशे से चिकित्सक थे, उन्होंने नागपुर में विजयादशमी के दिन कुछ साथियों के साथ संघ की आधारशिला रखी। डॉक्टर हेडगेवार का जीवन काल बहुत लंबा नहीं रहा, कुल 51 साल की आयु थी और संघ निर्माण के बाद वह कुल 15 वर्ष ही जिए, पर 15 वर्ष में उन्होंने कई लोगों को इस संगठन के साथ जोड़ा। 1940 में उनके निधन के बाद गुरुजी गोलवलकर, जिन्हें लोग सम्मान से आज भी गुरुजी कहकर पुकारते, उन्हें संगठन की कमान सौंपी। गुरुजी ने 1973 तक इस संघ का नेतृत्व किया और संघ को राष्ट्रव्यापी नेतृत्व प्रदान किया। उनके कालखंड में ही अनेक अनुषंगी संगठन भी अस्तित्व में आए, जिसमें से एक राजनीतिक दल भी था जिसको हम जनसंघ के तौर पर अतीत में जानते हैं और वर्तमान में उसी का नया स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के रूप में। इसके अलावा 40 से ज्यादा अनुषंगी संगठन इस समय पूरे देश भर में। संघ की जो विकास यात्रा है 100 वर्ष के तहत, इसके तहत बताया जाता है कि 80,000 से ज्यादा शाखाएं देश भर में चलती हैं। विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम जैसे संगठन इसके साथ जुड़े हुए हैं। महिलाओं के संदर्भ में सवाल उठता है इस संघ में भागीदारी को लेकर, पर महिलाओं के लिए समर्पित राष्ट्र सेविका समिति 1936 से अस्तित्व में आई हुई है। तो कुल मिलाकर यह संगठन अपने जीवन काल के दौरान बहुसंख्यक वर्ग के हितैषी के तौर पर समाज में देखा गया। संघ की विचारधारा को लेकर समय समय पर विवाद रहे और अपनी विचारधारा को लेकर वक्त के साथ बदलाव के लिए भी शायद संघ तैयार रहता है। गुरुजी की आक्रामकता वर्तमान संघ प्रमुख मोहन भागवत में दिखाई नहीं देती। उनके विचार और मोहन भागवत जी के विचारों में कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन दिखाई देता है, लेकिन उनकी दलील है कि वक्त के साथ विचारों में बदलाव आना मनुष्य जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है। पर वो संगठन जिसको हिंदुओं के हितैषी के तौर पर देखा जाता है और हिंदू कौन है इसको लेकर अभी भी अलग अलग मत व्यक्त किए जाते हैं, हम उस संगठन के संदर्भ में आज बात करेंगे। जानना चाहेंगे कि जिस परिकल्पना के साथ हेडगेवार जी के द्वारा इस संगठन की स्थापना की गई थी, वो उद्देश्य आज 100 साल बाद किस हद तक पूरे हुए और क्या कुछ उन्होंने सपने ऐसे देखे या भविष्य में आने वाले समय के लिए जो दृष्टि उनकी थी उसमें क्या क्या अभी अधूरा रह गया, जहां तक पहुंचना शेष है। हमारे साथ इस गंभीर विमर्श का हिस्सा बनने के लिए कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। जिस संघ के संदर्भ में हम इतने विस्तार से बात करना चाहते हैं उसको समझाने के लिए हमारे साथ में प्रशांत पॉल जी हैं। प्रशांत पॉल जी को राष्ट्रीय चिंतक के तौर पर पहचाना जाता है। संघ की विचारधारा के साथ उनके संबंध को हमेशा सराहा जाता है। वो हमारे साथ खास तौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद है। संघ विरोधी विचार की भी हमें जरूरत थी। कांग्रेस ने कभी संघ को स्वीकारा नहीं। कांग्रेस के स्तर पर संघ को लेकर शिकायतें रहीं, संघ को कांग्रेस को लेकर शिकायतें रहीं। संघ के ऊपर समय समय पर प्रतिबंध लगे, वो कांग्रेसी सरकार के दौरान ही लगे। तो उस कांग्रेस के नजरिए को समझाने के लिए हमारे साथ शैलेश नितिन त्रिवेदी हैं। राजनेता है पर साथ साथ उन्हें विचारक के तौर पर भी लोग जानते हैं, वो हमारे साथ है। और इन दोनों के बीच राजनीति और विचार दोनों के संगम के तौर पर पूर्व में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक रहे डॉक्टर चिंतामणि मालवीय हैं। सांसद रह चुके, विधायक हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, कई जिम्मेदारियां उनके पास हैं, तो वो भी हमारे साथ हैं।
कोई खास और मेहमान हमारे साथ जुड़ेगा तो उनसे भी आपका परिचय कराएंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत प्रशांत पॉल जी से करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री जी ने आज समारोह में कुछ बोला है संघ के संदर्भ में, उसकी संक्षिप्त झलक भी देखेंगे। देखिए प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं। 100 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना ये कोई संयोग नहीं था, ये हजारों वर्षों से चली आ रही उस परंपरा का पुनरुत्थान था। इस युग में संघ उसी अनादि राष्ट्र चेतना का पुण्य अवतार है। जिस तरह एक नदी कई धाराओं में खुद को प्रकट करती है, हर धारा अलग अलग क्षेत्र को पोषित करती है, संघ की यात्रा भी ऐसी ही है। संघ के अलग अलग संगठन भी जीवन के हर पक्ष से जुड़कर राष्ट्र की सेवा कर, विविध क्षेत्र में काम करने वाले हर संगठन का उद्देश्य एक ही है, भाव एक ही है, राष्ट्र प्रथम। दूसरे देशों पर आर्थिक निर्भरता हमारी एकता को तोड़ने की साजिश है। डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र कि हमारी सरकार इन चुनौतियों से तेजी से निपट रही है। एक स्वयंसेवक के नाते मुझे ये भी खुशी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने न केवल इन चुनौतियों को पहचान की है, बल्कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस रोड मैप भी बनाया है। तो कुल मिलाकर मोदी जी बता रहे हैं कि 100 साल पहले संघ का जो निर्माण हुआ था वो बहुत सोच समझकर हुआ था। प्रशांत जी हमारे साथ में हैं। प्रशांत जी समझाने की कोशिश करेंगे कि 100 साल बाद भी ये विवाद का विषय है कि संघ का होना देश के हित में है या देश के हितों के खिलाफ है। क्या इसको आप एक बड़ी चुनौती के तौर पर नहीं देखते? जी नमस्कार। अच्छा मुद्दा है आपका। देखिए ऐसा है, ये ऐसा संगठन है, बड़ा कॉम्प्लेक्स संगठन है एक संदर्भ में कि लोग इसे ठीक से समझ नहीं पाते जी। और इसलिए सरसंघ चालक जी जो बार बार कहते हैं कि आप संघ में आइए तो आप संघ को समझ सकेंगे, उसका मूल कारण ये है। इसके पीछे का कारण है कि जो परंपरागत संगठनों के निकष है, क्राइटेरिया है, उसमें संगठन फिट नहीं बैठता। हर संगठन अपना क्रेडिट लेना चाहता है, लेकिन संघ ऐसा संगठन है जो क्रेडिट नहीं लेना चाहता। सरसंघ चालक जी का 3 दिन का जो व्याख्यानमाला का सत्र दिल्ली में हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि हमें दुख होगा अगर भारत के इतिहास में यह दर्ज किया जाएगा कि संघ के कारण यह बात हुई। हम चाहते हैं समाज के कारण बात यह हुई। यह बहुत बड़ा अंतर है, पहला। दूसरा, संघ सारे समाज का संगठन है, समाज के बीच का संगठन नहीं है, सारे हिंदू समाज को संगठित करता है। अब ये होने के कारण कई लोग, अभी तक जितने संगठन है वो समाज के अंदर के प्रवाह है, लेकिन उन सब प्रवाह को जोड़ने वाला यह संगठन है। इसलिए हम किसी का द्वेष नहीं करते, हमारे लिए कोई शत्रु नहीं है। संघ के लिए सिर्फ 2 ही प्रकार के लोग हैं, आज जो स्वयंसेवक है वे और कल जो होने वाले हैं वे। अब इस प्रकार की भूमिका लेकर चलने वाला दूसरा कोई संगठन नहीं है, इसलिए लोगों के मन में बड़ा संभ्रम रहता है। लेकिन संघ के पहले दिन से, जिस दिन संघ बना उस दिन से आज तक और आगे भी राष्ट्र सर्वप्रथम, ये एक ही बात लेकर संघ चला है। और राष्ट्र सर्वप्रथम के नाते जो भी कुछ करना पड़ेगा, जो भी आवश्यक है, वो सब संघ ने किया है। और इसीलिए मुझे लगता है यह संभ्रम संघ को ठीक से ना पहचानने के कारण हुआ है। लेकिन इस देश में अनेक ऐसे मोड़ आए हैं जहां पर संघ एक मजबूत ताकत के साथ देश की रीढ़ के हड्डी के जैसा खड़ा रहा, ताकि देश को सही दिशा मिल सकी। और बाकी अनेक देशों में जिस प्रकार की अनार्की निर्माण होती है, अराजकता निर्माण होती है, वो भारत में निर्माण ना हो, इसके लिए अगर कोई गारंटी है तो वो राष्ट्रीय संसद। अच्छा प्रशांत जी, मुझे एक उत्तर दीजिए। जो दुविधा है, जब आपको उसका पता है तो उसके उपचार की आप कोशिश क्यों नहीं करते? आपने कहा ये जितनी भी दिक्कतें ना वो संघ को न समझने के कारण है। और संघ के बड़े बड़े पदाधिकारियों विचारकों से बात कर लो तो वो बड़े गर्व से ये कहते हैं कि संघ को समझना बड़ा मुश्किल है।
संघ में रहकर भी संघ को समझना बड़ा मुश्किल है। आप स्वयं मानते हैं कि संघ को समझना बहुत मुश्किल है, और आपके संदर्भ में जितने सवाल हैं उसकी वजह भी आप कह रहे हैं कि संघ को समझते नहीं है, इसलिए ये दिक्कत आती है। तो आप अपने आप को इतना जटिल क्यों रखते हैं? आप अपने आप को इतना मुश्किल क्यों बनाए रखते हैं कि संघ में रहते भी नहीं समझ पाते लोग? संघ से बाहर वालों के संदर्भ में तो आप कह ही रहे हैं कि समझ नहीं पाते लोग। आप अपने आप को समझने क्यों नहीं देना चाहते? ऐसा है, संघ के भीतर के लोग संघ को नहीं समझ सकते हैं, ये थोड़ा ज्यादा बात हो गई ऐसा मुझे लगता है। हाँ, बाहर के लोगों के बारे में समझ सकता हूं। इसका कारण जैसा मैंने अभी बताया कि संघ बहुत बहुत सरल है, बहुत आसान है। संघ कॉम्प्लेक्स क्यों हुआ है? क्योंकि आज तक इस देश में संस्थाओं की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है, उसी दृष्टिकोण से, उसी चश्मे से हम संघ को देखते हैं। पूरे विश्व में एक भी संगठन ऐसा नहीं है, मैं फिर कहता हूं, पूरे विश्व में एक भी संगठन ऐसा नहीं है जो कहता है कि जो काम हुआ है उसका क्रेडिट हमें मत दीजिए। अगर क्रेडिट आएगा, फोटो आएगा तो हमें बहुत अच्छा नहीं लगेगा, इतिहास में दर्ज होना हमारे लिए खराब बात है, ये कहने का साहस रखने वाला कौन सा संगठन है? तो इस बात को समझना, पूर्ण समर्पण भाव से देश की सेवा के लिए काम करना, ये तभी संभव है जब संघ के अंदर आकर संघ को हम समझ सकेंगे। इसलिए संघ में आ गए, संघ की कार्य पद्धति समझ गई, उसी के साथ अगर हम चल निकले तो संघ बहुत सरल है, बहुत आसान है, खुले मैदान पे चलने वाला। मैं शैलेश जी के पास जाऊं, इससे पहले ये समझना चाहता हूं, आप संघ को समझाना चाहते हैं या संघ हालात को समझना चाहते हैं? दो विषयों के संदर्भ में आपसे स्पष्टता चाहिए। इतिहास के पन्नों में आता है कि जब गुरुजी के दौर में संघ था, तब तिरंगे के संदर्भ में संघ इसे स्वीकारता नहीं था। उसके कारण थे, गोलवलकर जी के उस पर स्पष्ट विचार थे। वो भारतीय संस्कृति की अभिव्यक्ति भगवा ध्वज में देखते थे। 3 लाइनों के संदर्भ में उनका मानना था कि ये फ्रांस की कॉपी कर लिया। उनके 3 संदेश थे, उन 3 संदेशों को हम अपने साथ लेके बैठ गए, और कुल मिला के ये भारतीयता की अभिव्यक्ति नहीं है। पर वक्त बदला, अब संघ बोलता है कि तिरंगे का तो हमारे मन में बहुत सम्मान है। तो आप अपने भगवा के संदर्भ में वातावरण बनाने के स्थान पर तिरंगे के वातावरण के साथ सम हो गए, ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी? ये एक सवाल आपसे जानना है। और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के संदर्भ में भी आपके विचार वक्त के साथ बदलते हुए दिखाई देते हैं। संघ को देखा गया इस देश की बहुसंख्यक आबादी के संरक्षक के तौर पर, हितैषी के तौर पर गुरुजी के दौर में जो विचार हिंदुओं के संदर्भ में आते थे और आज भागवत जी के जो विचार हम सुनते हैं, उनमें बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। क्या हालात के आगे विचार समझौता कर गया प्रशांत जी? ये बात जहन में आती है। आप जैसा विचारक हमारे साथ में हैं, इन दोनों विषयों के संदर्भ में जो समय समय पर चर्चा का हिस्सा बनते हैं, आप अपनी दृष्टि से समझाने की कोशिश करेंगे? जी, आप पहली बात तो एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि चाहे परम पूज्य गुरु जी से लेकर आज तक या डॉक्टर हेडगेवार जी से लेकर आज तक, संघ में कुछ बातें अपरिवर्तनीय हैं, वो कभी नहीं बदली, ना कभी बदलेगी, जो सरसंघ चालक जी ने अपने भाषण में भी कही थी। संघ मानता है ये हिंदू राष्ट्र है और डंके की चोट पे कहता है ये हिंदू राष्ट्र है, लेकिन किसी राष्ट्र को बार बार कहना, उसको अलग से नामकरण करने की आवश्यकता नहीं, हिंदू राष्ट्र है। दूसरी बात, स्वतंत्रता के बाद भले ही हमें खंडित स्वतंत्रता मिली हो, लेकिन स्वतंत्रता के बाद संघ संविधान को मानता है, और संविधान को मानने के कारण संविधान के अंतर्गत आने वाला राष्ट्रध्वज है, हमारा राष्ट्रध्वज है, भारत का राष्ट्रध्वज है, यह संघ की पहले से मान्यता रही है। तीसरी बात, संघ भगवा ध्वज को आज भी मानता है, भगवा ध्वज हमारा गुरु है। गुरु यहां एक बात है, भारत का राष्ट्रध्वज ये एक बात है। राष्ट्रध्वज के नाते संघ तिरंगे का सम्मान पहले दिन से करता आया है। विषय आता था कि संघ अपने कार्यालय में क्यों नहीं फहराता था, तो हमें राष्ट्रध्वज की जो नियम कानून थे वो हमें समझना पड़ेगा। उसके ऊपर काफी इसके पहले चर्चा हो चुकी है, उसमें मैं नहीं जाता। लेकिन मैं प्रशांत जी माफी के साथ बीच में हस्तक्षेप करूंगा। राष्ट्रध्वज का आप सम्मान करते हैं, ये तो विषय भी नहीं आया कि संघ अपमान करता है या संघ उसे मान्यता नहीं देता। पर इस लोकतांत्रिक देश में लोगों को अपने विचार प्रकटीकरण की आजादी है। संविधान के संदर्भ में भी लोगों को अपने विचार प्रकटीकरण की आजादी है। संविधान अपरिवर्तनशील नहीं है। जो संविधान बना था उसमें 125 से ज्यादा संशोधन करके हम सब लोग बैठे हुए हैं। तो अगर राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में भी कुछ विचार इत्तिफाक नहीं रखते
और अगर अतीत में आप देश की सभ्यता संस्कृति की अभिव्यक्ति भगवा ध्वज के संदर्भ में देखते थे और ये मानते थे कि भारत की सही अभिव्यक्ति या भारत का राष्ट्रीय ध्वज भगवा होना चाहिए, तो उसके संदर्भ में क्या हमने समझौता कर लिया कि वातावरण समाज का नहीं दिखता इस ध्वज के संदर्भ में, या कोई और नजरिया आ गया? थोड़ा इसमें दृष्टि दीजिए ना। यह आरोप थोड़ी आप पे कि आप तिरंगे का सम्मान नहीं करते, पर तिरंगा भारतीय सभ्यता और संस्कृति की अभिव्यक्ति नहीं है। यह बहुत स्पष्ट उद्घोष गुरुजी का था, जो आपके लिए पूजनीय थे, वंदनीय थे। उनके विचार गलत थे या आज का विचार गलत है, यह सवाल जहन में आता है। इसका उत्तर प्रशांत पोल जी से अपेक्षित होता है। इसमें विचारों में कोई उसमें अंतर नहीं है। संघ की पहले से मान्यता थी और हमारी भी यह मान्यता है कि भगवा ध्वज इस देश को प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन एक बार अगर संविधान ने उसको मान लिया, संविधान में परिवर्तनशील चीज है, इसलिए पूरा संविधान बदलना, इस बात को संघ नहीं मानता। संघ संविधान को मानता है, कुछ चीजें परिवर्तनीय हो सकती है, 370 हटी तो उसमें पूरा समर्थन है, ऐसी अनेक बातों के लिए समर्थन है, लेकिन पूरे संविधान को बदलना संघ ने कभी सोचा नहीं, ना संघ ने कभी माना है। इसलिए आज हमारे लिए जो संविधान है वो भगवत गीता है और संविधान के अनुसार हम चलेंगे, इसलिए संघ बदला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे सरसंघ चालक जी ने भी कहा है, बार बार कहा है कि कुछ चीजें छोड़कर बाकी सारी चीजें परिवर्तनीय हो सकती है। हमारा गणवेश बदला, हमारी कई चीजें बदली, हमारे जो गीत है गीत बदले। पहले हमारे जितने घोष, जिसको बैंड कहते हैं आप, वो बैंड पे सारे अंग्रेजी धुनें थी, सारी अंग्रेजी धुनें बदल गई है। तो ये सारी चीजें कार्य पद्धति में और बाकी इसमें तो बदलाव आएगा। और हमारा पूरा समाज यह भाष्य पर आधारित था। भाष्य मतलब पुरानी बातों को हम फिर से विवेचना करके नई बात को हम प्रस्थापित करें, नई बात को लेकर जाए। इस बात पर चर्चा, विचार, मंथन, इस पर तो हम हमेशा मान्यता रखते हैं। इसलिए संघ में छोटी छोटी बातें तो परिवर्तन हो सकती है, कुछ बातें छोड़कर जो पहले से स्पष्ट हुई है। इसलिए कुछ बहुत बड़ा बदलाव है या विवशता के कारण संघ ने स्ट्रेटेजी ली है, ऐसा नहीं है। संघ स्ट्रेटेजी नहीं लेता, संघ कन्विक्शन पे जाता है और हमारा जो कन्विक्शन है उसी की अभिव्यक्ति हमारी सामने आती है। इसलिए उसमें कोई दो राय नहीं होती। प्रशांत जी कह तो रहे हैं, पर बात अनुत्तरित है। अपना गणवेश बदल लेते हैं, पर जिस ध्वज के संदर्भ में भारतीय सभ्यता और संस्कृति की अभिव्यक्ति नहीं देखते थे, उसको इस देश के राष्ट्र ध्वज बनाने के सपने को छोड़ दिया। ये बात अभी समझ नहीं आई। प्रशांत जी आगे अगर इस पर कोई दृष्टि देना चाहिए तो हम स्वागत करेंगे, लेकिन संघ से लेकर जिनको आशंकाएं जन्मकाल से रही हैं, उस विचारधारा की व्यक्ति के लिए हमारे साथ शैलेश नितिन त्रिवेदी जी हैं। त्रिवेदी जी, संघ ने अपने आप को वक्त के साथ बहुत बदला, उसका यह बदलाव आपको कितना परेशान करता है? संघ वक्त के साथ सर्वस्पर्शी होता चला गया। संघ की पैठ आपके न चाहने के बावजूद भी गांव देहात तक पहुंच गई। एक ऐसा संगठन जिसके संदर्भ में आपके राहुल गांधी भी कहते हैं हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, वो संघ 100 साल पूरे कर रहा है। क्या कहते हैं आप? अपनी दुर्गति का कारण भाजपा को देखते हैं, अपनी नीति को देखते हैं, या इस संगठन को ही देखते हैं? संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर एक बात बहुत स्पष्ट रूप से सामने आती है, संघ का चरित्र विरोधाभासी है। आज मोदी जी कहते हैं कि संघ को देश की मुख्य धारा से अलग रखा गया। किसने किया संघ को मुख्य धारा से अलग? संघ ने खुद आजादी की लड़ाई से दूर रहकर, जब अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, चाहे 1857 की आजादी की लड़ाई हो, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में, जिसमें अजीमुल्ला खां भी लड़े थे, लखनऊ की बेगम हजरत महल भी लड़ी थी, रानी लक्ष्मीबाई भी लड़ी थी, तात्या टोपे भी लड़े थे, जिसके बारे में खुद सावरकर जी ने किताब लिखी। उस आजादी की लड़ाई से संघ ने दूरी बनाकर रखी, उस आजादी की लड़ाई का समर्थन नहीं किया। और 1942 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज पहुंच रही थी भारत तक, उस समय अंग्रेजी सेना में रंगरूट भर्ती करने का काम संघ ने किया। ब्रिटिश सरकार के गृह विभाग ने संघ की जो प्रशंसा की है वो तो वेल डॉक्यूमेंटेड है ना। और संघ अपना कोई हिसाब किताब नहीं रखता।
संघ कहता है कि हम तो गुरु दक्षिणा। नहीं, मैं माफी के साथ रोकता हूं क्योंकि आपने दो अलग अलग परिवेश पे चले जाएंगे। अभी आपने एक तो 1857 का हवाला दिया और एक 1942 का हवाला दिया। इस आधार पर तो आप भी बहुत बड़े गुनहगार लगते हैं शैलेश नितिन त्रिवेदी। एक तो 1857 की बात मुझे थोड़ी समझ में नहीं आई क्योंकि संघ अस्तित्व में आया 1925 में, तो वो कौन सी व्यवस्था होती जिससे 1857 की लड़ाई में भी संघ अपनी भूमिका निभा लेता या उनको संघ कार्यकर्ता के तौर पर आप पहचानते। एक दूसरी बात यह है कि जिन महात्मा गांधी के 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सहभागिता न करने के संदर्भ में आप संघ को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, उन महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया था। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय पर अगर महात्मा गांधी जी ने प्रेरित किया तो वो राष्ट्रभक्ति के तहत, और संघ अगर 1942 में उस आंदोलन का जो एक राजनीतिक दल है सहभागी अगर नहीं बना तो आपके अनुसार ये कितना बड़ा गुनहगार हो गया? तो थोड़ा बात समझ में नहीं आई, थोड़ा समझाइएगा। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आजादी की लड़ाई की मुख्य धारा की बात कर रहा था। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख्य धारा से संघ को अलग रखा गया इस संदर्भ में बात कर रहा था। देश की मुख्य धारा थी हिंदू और मुसलमान मिलकर लड़े अंग्रेजों से, यह मुख्य धारा थी। इस मुख्य धारा की मैं बात कर रहा था। तो संघ को अलग नहीं रखा गया, संघ ने अपने आप को इस मुख्य धारा से धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर अलग किया। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में क्या किया, प्रथम आजादी के आंदोलन का एक जो इवोल्यूशन हुआ है, हम लोगों ने पूर्ण स्वतंत्रता की बात 1930 में की और अंग्रेजों भारत छोड़ो की बात 1942 में की। और जब अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, जब आजाद हिंद फौज लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, क्रांतिकारियों ने भी लड़ाई लड़ी। देश की आजादी हर धर्म के लोगों ने, हर वर्ग के लोगों ने मिलकर लड़ी। ऐसे समय संघ ने अपने आप को आजादी की लड़ाई से अलग रखा। जिस बंच ऑफ थॉट्स का आप 2-3 बार आपने जिक्र किया, उस बंच ऑफ थॉट्स में शहीद आजम भगत सिंह के बारे में क्या कहा गया है संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के बैठक में, आप भली भांति जानते हैं। मैं विरोधाभासी चरित्र की बात कर रहा था। संघ अपना हिसाब किताब नहीं रखता। संघ कहता है कि हम सर्वग्रासी हैं, हमारे पास हमारी दृष्टिकोण में अभी केवल 2 किस्म के लोग हैं, एक जो अभी स्वयंसेवक हैं और जो आगे चल के स्वयंसेवक बनेंगे। बहुत बढ़िया बात है। फिर आप किसी एक राजनीतिक दल में संगठन मंत्री कैसे भेजते हैं? आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, आपका आर्थिक हिसाब किताब में गड़बड़ है। आप इन सारी बातों को जिस तरीके से ढकते हैं, दबाते हैं, आदर्शवादी बातें करते हैं। बिल्कुल सही कहते हैं वो लोग जो संघ में रहकर भी कहते हैं कि हम संघ को नहीं समझ पाते। वहां इतना गड़बड़ झाला है कि उसको समझना बहुत कठिन। मैं माफी के साथ शैलेश जी आपसे सवाल करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा और गहराई में जाने की जरूरत है। हमने देखा संघ अपना हिसाब किताब नहीं रखता। कौन कह रहा है ये? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचारवान सदस्य हमारे साथ कार्यक्रम में ये बात कह रहे हैं। कौन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? जिसने इस देश पर 55 साल शासन किया। एक संगठन आपके 55 साल के शासन के रहते हुए गांव गांव, देहात देहात, नगर नगर, शहर शहर पहुंच गया। ये किसकी नाकामी है? ये एक सवाल। दूसरा, 3 बार आपने संघ पर प्रतिबंध लगाया, 3 बार, और आप वो प्रतिबंध हटाने के लिए मजबूर हुए। और इसके बावजूद भी आज कार्यक्रम में कह रहे हैं ये संगठन सही नहीं है। अगर संगठन सही नहीं था, संगठन का कार्य ठीक नहीं था, संगठन का विचार ठीक नहीं था, तो आप 3 बार अपने फैसलों को पलटने के लिए क्यों मजबूर हुए? यह जानने का विषय है। और आपकी इतनी आपत्तियों के बावजूद भी संघ इतना विस्तारित हो गया, इसके संदर्भ में भी शैलेश जी कोई दृष्टि है? संघ को केवल कोसेंगे या संघ को स्वीकारेंगे या संघ को खारिज करने के लिए किसी कार्य योजना पर काम करेगा अगर आपको लगता है संघ ठीक नहीं है देश हित में, समाज हित में? आदरणीय हिमांशु जी, आप विद्वान हैं,
विशारद हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री, जिनकी मूर्ति लगाई है भाजपा ने गुजरात में, उन्होंने संघ के बारे में, संघ प्रमुख से पत्र व्यवहार में जो बातें कही हैं वो अपने आप में बहुत स्पष्ट कर देती हैं कि संघ से परहेज कांग्रेस को क्यों है और देश को क्यों है। जहां तक आप भाजपा की राजनीतिक सफलताओं की बात कर रहे हैं, वो राजनीतिक सफलताएं, उस पर बहुत सारी लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन आज संघ जैसे संगठन के अगर 100 वर्ष पर चर्चा हो रही है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस संगठन का चरित्र विरोधाभासी है। आप एक तरफ राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप सिर्फ हिंदुओं को लेकर चलते हैं। मुस्लिमों को तो शत्रु तक कहा गया है बंच ऑफ थॉट्स में, आप भली भांति अवगत हैं। तो आप के बारे में संघ समरसता की बात करता है, जाति की समापन की बात नहीं करता। महात्मा गांधी ने, यही हमारा मूल विरोध है। महात्मा गांधी जब विदेश से आए तो उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में पाखाने साफ करने का काम लिया था, और इसी बात को लेकर कि आप वर्ण व्यवस्था के विरोधी हैं, संघ ने गांधी जी का हमेशा विरोध किया। कांग्रेस और संघ का जो विरोध है वह सिद्धांतों पर आधारित है। हो सकता है हम आज कमजोर हों, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हमने अपने सिद्धांतों में विश्वास करना छोड़ दिया है। हम गांधी जी के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं और करते रहे। हम विश्वास करते हैं, हम करते रहेंगे। ये अलग बात है कि समाज के स्तर पर हमारी स्वीकार्यता घटती जा रही है। हमारे साथ में एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, अजय शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका स्वागत है अजय जी। लेकिन मेरी संवाद की दिशा अब डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी के पास जा रही है, और डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी से ये जानने में मेरी दिलचस्पी है कि संघ समाज के स्तर पर वो सम्मान अगर अर्जित नहीं कर पाया जो वस्तुतः उसकी उपलब्धियों और सेवा कार्यों के लिए होना चाहिए था, तो उसके लिए आप अपने आप को कितना जिम्मेदार मानते हैं? अपने आप का आशय ये कि एक राजनीतिक दल का पालन पोषण करने का जो काम संघ ने, भारतीय जनता पार्टी, क्या इसने एक व्यापक हिस्से में संघ को लेकर शंकाएं और दुविधाएं बढ़ाई? क्या कहते हैं चिंतामणि मालवीय जी? ये जो संघ के प्रचारकों को अपने यहां बुलाकर पार्टी संगठन में लगाया, उसमें पार्टी का तो भला हो गया, पर संघ का मूल्यांकन शायद सही नहीं हुआ। क्या कहते हैं? देखिए, ये बात सही है कि संघ का मूल्यांकन सही नहीं हुआ, लेकिन संघ का जो विस्तार है वो, ये मुझे ऐसा लगता है कि उस विस्तार को हम दुर्लक्षित कर रहे हैं। आज देश में 5 लाख शाखाएं हैं, जिसमें 5 लाख तो वो स्वयंसेवक है जो 17 साल के ऊपर है, 4 लाख नियमित जाने वाले 4 लाख स्वयंसेवक वो हैं जो 17 साल की आयु से छोटे हैं, 1.5 लाख से ज्यादा प्रकल्प चल रहे हैं, और हजारों जो है दूसरे छोटे प्रकल्प चल रहे हैं। यानी ये समझिए कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है इस देश का, इस समाज का, जहां संघ की उपस्थिति ना हो। तो इसलिए स्वीकार्यता बहुत विषय नहीं है। अब त्रिवेदी जी उसे स्वीकार करें ना करें, तो ये अपने आप में ऐसा है कि ये आंख पर हाथ रख करके कहे कि नहीं अंधेरा अंधेरा है, ये वैसा ही है। वस्तुतः संघ का विस्तार, संघ का प्रकाश समाज के, देश के चारों ओर है, और ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां संघ ना हो। तो इसलिए वो बात स्वीकार्यता का भी विषय नहीं है। संघ की स्वीकार्यता स्वयं सिद्ध है, उसको कोई ऐसा प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि या कोई आंकड़े देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां तक ये आपने कहा कि खासकर हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, हमारे त्रिवेदी साहब ने, अरे उनको छोड़िए, मैंने सवाल किया है। संघ को अगर वो सम्मान नहीं मिला, समाज के स्तर पर वो ग्राह्यता जो उसके सेवा कार्य रहे, जो सामाजिक समरसता के लिए उसके काम रहे, उसके लिए भाजपा या जनसंघ कितना जिम्मेदार है? इसका उत्तर चाहिए चिंतामणि जी। जानना है आपसे कि आपकी राजनीति की महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में संघ वो सम्मान नहीं पाया जो वस्तुतः उसे मिलना चाहिए। ये सवाल है, इस सवाल का उत्तर चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि संघ किसी पार्टी से बंधा नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी से भी बंधा हुआ नहीं है। संघ जो संघ के मूल्यों को, आप कांग्रेस स्वीकार कर ले कि हाँ ये हिंदू राष्ट्र है, संघ कांग्रेस का समर्थन करेगा। कांग्रेस राष्ट्रवाद के उन मापदंडों और मूल्यों को स्वीकार करे, संघ उनका समर्थन करेगा। भारतीय कांग्रेस स्वीकार करे कि राम मंदिर बनना चाहिए। आपने कब स्वीकार कर लिया कि भारत हिंदू राष्ट्र है?
कहां संविधान की प्रस्तावना में शामिल की है आपकी भारत हिंदू राष्ट्र है? हम लोग ये सपना ही देखते रह गए कि भाजपा आ गई, स्पष्ट बहुमत के साथ आ गई, अब तो हिंदू राष्ट्र घोषित करेगी। आपने कहां कर दिया? आप तो परिभाषा ही बदल दी हिंदू की, बोले जो इस देश में रहता है वो हिंदू हो गया। बहुत अच्छे, देश को आप 70 साल तक समझाते रहे कि भारत को अब हमें मौका दो, हिंदू राष्ट्र बनेगा, और सत्ता में आए तो भाषा बदल गई, बोले जो देश में है वो हिंदू है, भारत हिंदू राष्ट्र ही है। ऐसा विरोधाभास। देखिए, शुरू से हमारे एक भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से और हमारे एक भी जो घोषणा पत्र है उसमें ये नहीं है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जो घोषणा पत्र है वो सब हिंदू राष्ट्र है ही, जो है ही उसे बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये केवल वाक्छल है कि आपने बनाया नहीं, कोई इस तरह घोषित। चिंतामणि, मतलब संविधान झूठा है। जिस संविधान में ये लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो आपका कहना है कि संविधान झूठा है, आपने कह दिया भारत हिंदू राष्ट्र है, ये सही है, यही सत्य है। भारत में यदि धर्मनिरपेक्षता है, इसका मतलब यही है कि हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र होना धर्मनिरपेक्षता की गारंटी है, वो उसका तो फिर बहुत सुंदर बात की डॉक्टर चिंतामणि मालवीय। तो आप मानते हैं कि इंदिरा गांधी जी का आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, कांग्रेस का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया, और इसका मतलब है कि भारत हिंदू राष्ट्र है। तो आप कांग्रेस और इंदिरा गांधी दोनों के प्रति आज कितना नमन करना चाहेंगे कि संघ की विचारधारा, संघ की सोच, संघ की दृष्टि, सबको अगर कोई अभिव्यक्त किया तो वो कांग्रेस और इंदिरा गांधी है? देखिए, ये पहली बात तो ये है कि वो संविधान के साथ व्यभिचार था जो कांग्रेस ने उस समय किया, और जब आपातकाल था उस समय बगैर संसद की सहमति के ये दो शब्द डाले, धर्मनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता। तो इस देश का स्वभाव है, अगर नहीं होता तो पहली मस्जिद किसी हिंदू राजा ने बना करके दी, और आज अगर हिंदू कम हो जाए तो इस देश से कल धर्मनिरपेक्षता खत्म हो जाएगी। इसलिए हिंदू बहुसंख्यक है, इसका मैं माफी के साथ बीच में रोकता हूं चिंतामणि जी, और अजय शुक्ला जी मेरे साथ में हैं। अजय जी, कुछ दृष्टि देना चाहेंगे आप इस संदर्भ में जो चिंतामणि जी के द्वारा बताई गई है? देखिए, भारत की जब संविधान सभा में जो चर्चाएं हुई हैं, उन चर्चाओं का विस्तार से वर्णन हमारी संविधान सभा की पूरी उसमें लिपिबद्ध, और उसमें बिल्कुल स्पष्ट है, स्पष्ट सेकुलर शब्द पे बहुत लंबी चर्चा हुई, और उसमें सबने चर्चा में भाग लिया। और इत्तेफाक से उस समय जो सांसद जी हैं चिंतामणि जी, इनके महान पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उसमें थे। तो स्वाभाविक सी बात है, और उस चर्चा के बाद सेकुलर शब्द वहीं से आया, वो अंदर से उठा के बाहर रख दिया गया, बस इतना अंतर है। इस बात का जवाब ये। दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र की जब बात करते हैं तो आपने एक सवाल शैलेश जी से किया था, उसी से जुड़ता है, इसलिए मैं दोनों चीजों का जवाब दे दूंगा जी। एक याद करिए, पहला प्रतिबंध 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद में आरएसएस पर लगा, जो 1949 तक चला। इसमें क्यों हटा, इस पर आना जरूरी है। इसलिए प्रतिबंध हटा क्योंकि उसके खिलाफ प्रत्यक्ष कोई यह नहीं था, क्योंकि आरएसएस कोई ऐसा संगठन नहीं था जो किसी को प्रमाण पत्र देता हो, परिचय पत्र देता हो कि ये हमारे उसका सदस्य। गोडसे पदाधिकारी नहीं था, स्वयंसेवक था, लेकिन पदाधिकारी नहीं था। और इस आधार पर उन्होंने कहा कि नहीं, वो हमारे साथ अब नहीं था, और ये था, इसलिए सीधे संलिप्तता नहीं पाई गई कानूनी दस्तावेज में। और इसके बाद में आरएसएस प्रमुख ने लिखित रूप से यह कहा अदालत में कि हम भारत के संविधान में जो उस समय बन रहा था उसमें पूर्ण आस्था रखते हैं। और इसके बाद में उन्होंने यह भी कहा कि हमारा कोई योगदान नहीं है, हम सरकार का सहयोग करेंगे और हम तिरंगे को भी स्वीकार करते हैं। ये तीन बातें उन्होंने लिखित रूप से कही, दस्तावेजी सबूत है, और तब प्रतिबंध हटा। दूसरा प्रतिबंध 1975 में इमरजेंसी के साथ लगा, जो सन 77 में जब सबके खत्म हुए तब उनका भी खत्म हुआ। उसके पहले संघ प्रमुख ने 3 चिट्ठियां लिखी, श्रीमती गांधी को, विनोबा भावे को एक चिट्ठी लिखी, और कहा कि हम पूरी तरह से इसे एक अनुशासन मानते हैं और हम इसको, इमरजेंसी को यह स्वीकार नहीं करते कि यह अवैध है। और इसलिए, और इंदिरा जी को बधाई दी 7 नवंबर 1975 के 5 जस्टिसेस की उस
संविधान पीठ के फैसले की, जिसमें जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के फैसले को अवैध बताया गया था। यानी वह भी एक चीज आ गई। तीसरा प्रतिबंध लगा 1992 में बाबरी मस्जिद के ढहने के बाद, जो 1993 में वो हुआ, खत्म हुआ। उसमें एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत जो ट्रिब्यूनल बना था जस्टिस एम बाहेरी के नेतृत्व में, उसने कहा कि इसमें आरएसएस का सीधे योगदान नहीं था, बल्कि हिंदूवादी संगठन और दूसरे संगठन इसमें शामिल थे, इसलिए सीधे तौर पे आरएसएस को दोषी नहीं ठहरा सकते। तो तीनों चीजें ये हैं, इससे आप समझिए। लेकिन तीनों जगह, तीनों में एफिडेविट दिया है आरएसएस ने कि हम पूरी तरह भारत के संविधान को मानते हैं, उसका पालन करेंगे। उसकी उन्होंने शपथ ली, और जब शपथ पत्र में कहा है तो स्वाभाविक सी बात है। तो सवाल इस बात का अजय जी कि जब संघ ने लगातार इस बात को शपथ पत्र के साथ अभिव्यक्त किया कि हमारी संविधान के प्रति मान्यता है, संविधान के प्रति आस्था है, तो क्या आप नहीं मानते हैं कि कांग्रेस या संघ विरोधी संगठन गलत दिशा में रहे? संघ संविधान को नहीं मानता। जब अजय शुक्ला जी जैसे जागरूक पत्रकार के पास दस्तावेज मौजूद हैं, चूंकि दस्तावेज हैं, तो फिर क्या आप मानते हैं कि संघ का विरोध के लिए जो जमीन चाहिए थी वो विरोधी वस्तुतः तलाश नहीं पाते, और इस कारण संघ की प्रगति को रोक नहीं पाते, इसलिए संघ वक्त के साथ विस्तार लेता चला गया? आपकी दृष्टि? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि संघ विस्तार लेता चला गया। विस्तार लेने के पीछे एक कारण नहीं, संघ ने अपने इतने संगठन बनाए और उन्हें उसने बार बार क्या, कभी वो कहता था कि नहीं हम भाजपा नहीं चलाते हैं, आज भी वही कहता है कि हम नहीं चलाते हैं। अभी संघ प्रमुख ने कहा हमें चुनना होता अध्यक्ष तो हम 2 मिनट में चुन लेते, लेकिन वो तो भाजपा को करना है। वो अपने आप को सदैव अलग करते हैं, वो अलग करते हैं अपने आप को विश्व हिंदू परिषद से, वो अलग करते हैं दूसरे और संगठनों से, वो कहते हैं हमारा तो काम ही दूसरा है। इसलिए संघ हर बार लीगली बचता है, नंबर 1। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा, संघ का विस्तार क्यों होता है? देखिए, जब संघ का उदय हुआ तो उस समय किसी नफरत की विचारधारा के साथ नहीं हुआ था, बल्कि उस समय की जो भावनाएं थी और वो राष्ट्र को कहीं ना कहीं प्रभावित करती थी, वो था क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार खुद कांग्रेस के बड़े लंबे समय तक कार्यकर्ता रहे थे, पदाधिकारी थे, 1921 में जेल भी गए थे, 9 महीने की जेल काटी थी। निश्चित रूप से उनका वो था। लेकिन जब 1930 के बाद जो 30 में आंदोलन, वो कांग्रेस के नमक आंदोलन में नहीं सक्रिय हुए, वो सक्रिय हुए जो जंगल सत्याग्रह था। वो जंगल सत्याग्रह वास्तव में किसके लिए? आप जहां रह रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, वहां से लेके वो पूरा क्षेत्र था, उसमें आता था परिधि में, और उसमें उन जमींदारों की लड़ाई थी, उसके लिए हुआ था। वो राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था देश की आजादी का नहीं। आजादी के आंदोलन के लिए वो एक बार गए, आजादी नहीं, देश के उस समय तक आजादी की मांग नहीं थी। उस समय तक जो मांग थी वो बहिष्कार की थी और दूसरी चीजों की थी। आजादी की बात 1928 में तब आई जब पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उन्होंने पूर्ण स्वराज की बात की। उसके पहले जब बाल गंगाधर तिलक ने बात की थी तो यह कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, यह कांग्रेस से ही निकला। लेकिन आने के बाद में, कालांतर में, जब देश के आजादी के आंदोलन कड़े हुए, आजादी के आंदोलन, उसमें आरएसएस ने भाग नहीं लिया। इसका सबसे बड़ा सबूत खुद गुरु गोवालकर का जो थॉट्स का बुकलेट है, उसके प्रथम भाग के 11-12 नंबर पेज पे दर्ज है, जो उन्होंने नागपुर में अपने प्रशिक्षार्थियों को संबोधित करते हुए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के पहले दिया था, और कहा था हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है और उनसे हमारा कोई बैर नहीं, हमारा अपने उद्देश्य है। और वो हिंदू धर्म की बात की थी, उन्होंने बात की थी और तमाम चीजों की, लेकिन अंग्रेजों से लड़ाई की बात नहीं की थी, और उन्होंने उसका वो कहा था। दूसरी चीज,
सावरकर ने 1939 में कह दिया था कि अंग्रेजों से हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं और इसलिए हम उनके साथ हैं ना कि खिलाफ हैं, लेकिन हम उन्हें राष्ट्रद्रोही नहीं कह सकते, हम गद्दार भी नहीं कह सकते। ये आपकी इच्छा है और हमारी इच्छा है कि हम कहां बैठे और कहां ना बैठे। हम यदि विरोध नहीं कर रहे हैं तो भी हम आपके साथी हैं। तो वो विरोध उस समय नहीं कर रहे थे, लेकिन विरोध का माहौल कब आता है? कब आरएसएस पर सवाल होता है, हिंदू महासभा पर सवाल होता है। वो होता है जब चिट्ठी लिखते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंग्रेजी सरकार को कि आप इस आंदोलन को कड़ाई से कुचल दीजिए, वहां से सवाल खड़ा होता है। नहीं तो मैं कभी नहीं कहता हूं कि आरएसएस देशद्रोही संगठन है। निश्चित रूप से गोडसे कभी आरएसएस का वो रहा था। मैं साथ में जोड़ना चाहूंगा अजय जी, आपने जो हवाला दिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पत्र का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जिस चिट्ठी का आप हवाला देते हैं वो एक आरएसएस कार्यकर्ता के तौर पर लिखी हुई चिट्ठी का हवाला देते हैं या उस दौर का हवाला देते हैं जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारी हुआ करते थे? मैं वही कह रहा हूं, वो उन्होंने कभी भी अपने आप को आरएसएस से अलग नहीं किया, आरएसएस ने भी उनसे अपने आप को अलग नहीं किया। दोनों एक दूसरे को मानते थे। वो हिंदू महासभा के पदाधिकारी थे। निश्चित रूप से नहीं, इतिहास ऐसा नहीं बताता। इतिहास जो बताता है, और प्रशांत जी शायद इस पर दृष्टि दे पाए कि वो कौन सी मजबूरी आन पड़ी जिसमें आप अपने आप को सावरकर के साथ खड़े दिखाई देने देते हैं। इतिहास के पन्ने ये बताते हैं कि सावरकर की हिंदू महासभा का प्राणांत उसी दिन हुआ जिस दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को साथ लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के माध्यम से जनसंघ का निर्माण कर दिया। कोई उल्लेख नहीं मिलता जिसमें विनायक दामोदर सावरकर संघ के साथ अपनी संबद्धता जताते हों या संघ को सराहते हों, बल्कि इतिहास यह दिखाता है कि जैसे जैसे जनसंघ का विस्तार होता गया वैसे वैसे हिंदुओं के प्रतिनिधि राजनीतिक संस्था हिंदू महासभा का पराभव होता गया। क्या प्रशांत औल जी इस संदर्भ में कोई दृष्टि देना चाहेंगे? जी हाँ, मैं एक दो बातें अवश्य कहना चाहता हूं जी कि अजय शुक्ला जी जैसे जो वरिष्ठ पत्रकार है वे कुछ कुछ बातें पढ़कर यहां वहां की निकाल करके जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं वो बहुत घातक है, दूषित है। उदाहरण के लिए जिस जंगल सत्याग्रह की आप बात कर रहे हैं, कह रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, इतनी गलत बात है। क्या नागपुर में नमक सत्याग्रह करते? नागपुर में नमक सत्याग्रह के लिए नमक कहां से आता? इसलिए कांग्रेस ने उस समय वो दांडी और बाकी छोड़कर बाकी सारे स्थान पर जहां नमक नहीं है वहां पर अपने अपने स्तर पर सत्याग्रह का आयोजन किया था। जंगल सत्याग्रह या कांग्रेस का सत्याग्रह था, कांग्रेस का आंदोलन था जिसमें डॉक्टर हेडगेवार जी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास हुआ था। तो ये सारी तथ्य ठीक से हम सामने रखें। गुरुजी को लेकर भी बहुत ज्यादा बात यहां वहां से लेकर हम उसको नैरेटिव गलत दिशा में मोड़ने का प्रयास करते हैं, उससे भी हम बचे। मैं फिर कह रहा हूं कि संघ ने कुछ बातें अत्यंत स्पष्टता के साथ रखी है। उसमें जो बात बार बार आती है और इसके ऊपर बार बार अनेकों बार बहस हो चुकी है कि स्वतंत्रता संग्राम में संघ की कितनी सहभागिता थी। आप कहते गुरुजी ने कहा हमें कोई संबंध नहीं। संघ ने जिस टॉर्की पॉइंट पे 99 लोगों को पहली बार डॉक्टर हेडगेवार जी ने प्रतिज्ञा दी थी संघ की, उसके बाद लगातार 1947 तक जो प्रतिज्ञा लेकर आए हैं, उस प्रतिज्ञा का पहला वाक्य ही है कि भारत की स्वतंत्रता तक हम संघर्ष करते रहेंगे। ये प्रतिज्ञा है, ये छपी हुई है, ये पब्लिक डोमेन में है, आप भी पढ़ लीजिए उसको। और यही संघ के सारे शिविरों में भी इस प्रकार का प्रतिज्ञा होती थी। इसलिए संघ तो स्वतंत्रता के साथ पूर्णता उसमें था। क्या प्रशांत जी आप नहीं मानते कि ये नैरेटिव इसलिए बनाया जाता है कि आजादी के बाद इस प्रकार का वातावरण बनाया गया कि अगर आपने आजादी की लड़ाई लड़ी है तो तभी लड़ी है जब आप कांग्रेस का हिस्सा रहे हो। अगर कांग्रेस ने कोई आंदोलन किया और उसमें अगर आपकी सहभागिता है तो आपने आजादी की लड़ाई लड़ी, और नहीं तो चंद्रशेखर तो आतंकवादी था, भगत सिंह ने तो जो है हिंसा का सहारा लिया था। क्या इस दृष्टि पर भी आपकी कभी दृष्टि जाती है? नहीं, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया।
और जिस सुभाष चंद्र बोस जी की बात आप कर रहे हैं, उनका जब आंदोलन हुआ था तो नेहरू जी का स्टेटमेंट क्या था? जब वो वहां पर आजाद हिंद सेना लेकर बढ़ रहे थे तो नेहरू जी ने क्या कहा था, ये भी जरा आप अच्छे से पढ़ लीजिए। सुभाष चंद्र बोस जी का डॉक्टर हेडगेवार जी से जो मिलना हुआ, उसके बाद फिर वो वहां, ये सारी जो बातें हैं इसको हम ठीक से समझे। संघ ने पहले से आज तक एक भूमिका कायम रखी है, संघ कुछ नहीं करेगा, इसलिए मैंने कहा संघ को समझने की आवश्यकता है। स्वयं सेवक सब कुछ करेंगे और इसीलिए ये मिस इंटरप्रीट होता है और आप गलत दिशा में जाते हैं। संघ के स्वयं सेवक सब करते हैं। पर एक बात बताइए प्रशांत जी, क्या आप जैसे विचारकों को अपनी इस संदर्भ में नाकामी नहीं लगती कि आप जैसे विचारक, लेखक आज भी इस विषय को जिंदा बने रहते हैं कि संघ की स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका थी? क्या आपको नहीं लगता है कि जितने विस्तार से आप तमाम काम करते हैं, इस देश को यह बताने की भी आपकी जिम्मेदारी है कि आजादी के आंदोलन में संघ की क्या भूमिका रही, गुलामी के दौर में संघ आजादी के संदर्भ में किस तरीके से अपना योगदान दे रहा था? क्या आप इसकी कोई जरूरत महसूस करते हैं या आपने मान लिया कि अब इतना बड़ा तो हो गया संगठन, इतना विस्तार हो गया, अपना बनाया हुआ संगठन आधे से ज्यादा देश में सरकारें बना लिया, देश में भी 12 साल से तो सरकार चला ही रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी है इस बहस में पढ़ने की? ऐसा कोई नजरिया तो नहीं आ गया आपका? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें उसके पीछे की भूमिका ये थी कि पहले से संघ की भूमिका रही है कि हम प्रसिद्धि परांगमुख रहे। ये पहले था संघ का, इसलिए हम बहुत ज्यादा उस मीडिया में नहीं थे, ना पुस्तकें ज्यादा जनरेट हो सकी, ना उसके मीडिया में बहुत ज्यादा कंटेंट जनरेट हो सका। इस कारण सारा ये मिस इंटरप्रिटेशन चलता रहा। लेकिन अब कई बातें, जैसे उदाहरण के लिए विभाजन की बात अगर आती है तो विभाजन में कांग्रेस ने क्या किया विभाजन के दिनों में, ये अगर इस पर चर्चा आ जाएगी तो बहुत लंबी चर्चा चलेगी। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, सारे विभाजन के जितना हो रहा था, सारे लोग आ रहे थे, विस्थापित लोग आ रहे थे, उसके लिए एक भी अगर कोई शरणार्थी शिविर कांग्रेस ने अगर किया होगा तो बताइए, वे नहीं बता सकते। तो ऐसी कई बातें हैं, लेकिन संघ उस प्रकार की बातें नहीं करता। संघ अपना काम करता जा रहा है, इसलिए संघ बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए उस काम को, जो आज भी जो बात कही है कि जो काम उदात्त है, अच्छा है, वो काम लोग अपने आप उसके पास आते हैं और लोगों को वो काम अच्छा लगता है और इसीलिए लोग उसके पास धीरे धीरे। मैं अपनी बातचीत के अंतिम दौर में वो सवाल जिसमें हम पहले आपके पास आए थे कि आपको टिप्पणी करनी चाहिए, चिंतामणि जी जैसे भाजपा के प्रमुख नेता ने कहा कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही, तभी तो धर्मनिरपेक्षता है। तो हमने जानना चाहता कि भाई संघ कितना आभारी है इंदिरा गांधी जी का, संघ कितना आभारी है कांग्रेस पार्टी का, जिसने धर्मनिरपेक्षता को संविधान की प्रस्तावना में स्थान दिया। और उसकी अभिव्यक्ति चिंतामणि मालवीय जी, भारतीय जनता पार्टी के विचारवान नेता ने यह कही कि इसका मतलब ही है कि भारत हिंदू राष्ट्र है। तो प्रशांत जी इस पर टिप्पणी करें तो हम भी संतुष्ट होंगे, भाई भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं, वस्तुतः हिंदू राष्ट्र की अभिव्यक्ति है। देखिए ऐसा है, इसमें बहुत स्पष्ट है, सुस्पष्ट बातें हैं। पूरे विश्व में शायद अकेला हिंदू समाज ऐसा है, हिंदू ऐसे है जो पूर्णतः सहिष्णु हैं। और सहिष्णु है इसीलिए वे सभी लोग को, सभी धर्मों का आदर करते हैं। हम सब केशवम प्रति गच्छति कहते हैं कि कोई भी कहे वो सत्य ही है। एकम सत विप्रा बहुधा विदंती की बात हम करते हैं, दूसरे धर्म ये नहीं करते। और इसीलिए अगर आप हिंदू है तो आप सहिष्णु है, तो आप में सर्वधर्म संभाव है। और इसीलिए ये जो आपातकाल में डाले गए दो शब्द, ये शब्द उचित नहीं है। और इस शब्द, जैसे इन्होंने कहा कि इसके पहले बहुत बहस हो चुकी है और उस बहस में सबने ये माना कि इन शब्दों को संविधान में लाने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए हिंदू राष्ट्र घोषित करना कि हिंदू राष्ट्र हो गया, इसकी आवश्यकता नहीं है। डॉइचलैंड और जर्मनी में जितना अंतर है या बाकी के इसमें जितना अंतर है, उसी प्रकार इसमें यह अंतर है कि कोई आवश्यकता नहीं है। जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है, हम उसी भावना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये बताओ प्रशांत बोल जी, ऐसा तो नहीं कि आप में दम नहीं है इसलिए आपने कहा कि जरूरत नहीं है? नहीं, मतलब ये कितनी अजीब सी बात है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और प्रशांत बॉल जी दलील दे रहे हैं कि भाई हम तो हिंदू राष्ट्र ही हैं, कहने की क्या जरूरत है? वो नेपाल भी हिंदू राष्ट्र था में चला गया ना। प्रशांत जी, अगर आप जैसा सक्षम संगठन, आप जैसी फॉलोइंग के बाद भी ये जरूरत महसूस नहीं कर रहे भारत के संदर्भ में, तो इसको क्या समझा जाए? नहीं करते हम आवश्यकता, क्योंकि जो हिंदू राष्ट्र पहले से है,
हिंदू सारी पद्धतियों से चलता है। जिसका प्राण, जिसका मूलाधार हिंदू है, उसको आप फिर से अलग से हिंदू राष्ट्र है ऐसा कहने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए हमारे सरसंघ चालक जी ने भी अत्यंत स्पष्टता के साथ कहा है कि जो चीजें अपरिवर्तनीय है संघ में, उसमें हिंदू राष्ट्र, भारत या हिंदू राष्ट्र है, यह बात अपरिवर्तनीय है। हम मानते हैं ये हिंदू राष्ट्र है, इसके लिए अलग से कुछ घोषित करना ही करना इसकी कोई आवश्यकता नहीं। नेपाल का हिंदू राष्ट्र संविधान युक्त हिंदू राष्ट्र था, इसमें फर्क है। इसलिए हमारी मान्यता है, समाज की मान्यता है, हिंदू राष्ट्र है, इसका स्पंदन हिंदू है इस देश का, और वो हमारे लिए पर्याप्त है। तो कुल मिला के ये हमारे लिए पर्याप्त है, ये प्रशांत पॉल जी बता रहे हैं। पर क्या देश का जनमानस इसको स्वीकार करने के लिए तैयार है? संघ ने वक्त के साथ विस्तार लिया है। एक आखिरी टिप्पणी चिंतामणि जी से लेंगे। एक समय पर संघ के संदर्भ में ऐसा लगता था कि राष्ट्र निर्माण के लिए संघ से जुड़ना जरूरी है, पर पिछले कुछ समय में जैसी राजनीतिक सफलताएं मिली हैं, ऐसा लगता है कि राजनीतिक रूप से कुछ हासिल करने के लिए संघ में जाना बड़ा जरूरी है। ये राजनीतिक सफलताओं के लिए संघ सीढ़ी तो ना बन गया, जैसे समाज कार्य के लिए होना था वो राजनीतिक इच्छा पूर्ति का साधन तो नहीं हो गया। एक इस पर टिप्पणी आपकी हो जाए तो मैं कार्यक्रम को विराम दूं। देखिए, दोनों अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। राजनीति अलग चीज है, संघ अलग चीज है। माननीय परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि संघ में आना है तो यहाँ खोना है, यहाँ कुछ पाना नहीं है। तो एक स्वयंसेवक की दृष्टि तो यही है, संघ में अगर काम करना तो हमारा अपना कुछ नहीं है, हम जो भी कुछ है वो देश के लिए अरे है। चिंतामणि जी, आप जो है ना सूत्र की बात ज्यादा करते हो, व्यवहारिकता की बात छोड़ देते हो हमारे साथ में। हम सारे भाजपा के जो है आवेदन पढ़ते रहते हैं, और सत्ता में भी जो आवेदन आते हैं उसमें बताते हैं, टिकट के लिए जो आवेदन करते हैं वो भी बताते हैं, संघ प्रथम वर्ग दीक्षित, संघ तृतीय वर्ग दीक्षित, संघ तृतीय वर्ग दीक्षित। आप बता रहे हो कि वो संघ पर वो कहते हो कि संघ में आना है तो खोना है, पर लोग संघ तक ही कहां रहते हैं? संघ में आने के साथ बहुत जगह जाना चाहते हैं। इस संदर्भ में भी तो कुछ कहते होंगे। देखिए, ये दोष है, ये स्वाभाविक नहीं है। ऐसा कुछ आ जाते हैं, उनको संघ देता है इसलिए देता है कि आप प्रथम वर्ष है, द्वितीय वर्ष है, इसलिए आपको कुछ बनाया जा रहा है, ये सवाल नहीं है। अगर संघ को लगता है कि वैसे भी संघ का और भारतीय जनता पार्टी की अपनी निर्णय पद्धति अलग है, इसलिए यहां से लगा करके कोई वहां पुष्ट होता है और इसलिए नेता बन रहा है क्योंकि संघ बना रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि संघ अपने स्वयंसेवक जो अपनी विचारधारा है उसको पुष्ट करता है, जो उसके अनुकूल है वो आएगा, वो जो नहीं है वो धीरे धीरे चला जाएगा। प्रशांत जी के पास में कोई मजबूरी नहीं है। प्रशांत जी शायद इस पर कुछ खराब बोलते हैं, कैसे हम उम्मीद करते हैं। क्या कहते हैं प्रशांत जी? वक्त के साथ में ये अभिलाषा तो लोगों के मन में आई है और ये रास्ता भी लोगों को दिखा है। देखिए, ये मानवीय मन है, उनको शायद लगता होगा, अनेकों को लगता होगा, ऐसे अपॉर्चुनिस्ट भी समाज में होंगे है। किंतु जो चिंतामणि जी ने कहा, जो हमारे परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने कहा, वही चीज मैं फिर दोहराता हूं कि इन सबको लगता है कि उसके कारण वो संघ में कुछ आएंगे। लेकिन अगर आप सबसे मिलकर देखिए, यही लोग कहते हैं कि हमें तो संघ समझ में नहीं आ रहा है। ये कारण है, क्योंकि ये सब लेकर भी उनको जो अपेक्षित है वो नहीं मिलता है। इसलिए संघ में तो उसको देखकर ये मिलना, राजनीतिक मिलना ऐसा नहीं है। संघ में आकर तो आपको बहुत कुछ गंवाना ही पड़ेगा, बहुत कुछ गंवाना ही पड़ेगा, ये प्रशांत जी का कहना है। विरोध के स्वर को भी जगह मिलनी चाहिए। तो आखिरी टिप्पणी शैलेश नितिन त्रिवेदी जी की। मैं बेहद विनम्रता से लेकिन उतनी ही दृढ़ता से प्रशांत जी द्वारा कही गई बातों को खारिज करता हूं। अधिकांश बातें असत्य हैं। नमक सत्याग्रह में इसी रायपुर में ऐतिहासिक गांधी मैदान में बड़े बड़े चढ़ाए गए थे और उनमें नमक घोल के डाला गया था और नमक बना के नमक कानून पूरे देश में तोड़ा गया था। नमक डाल के नमक बनाए? ये जी हां, क्योंकि नमक बनाना अवैध था। तो इसी कांग्रेस भवन में, इसी गांधी मैदान में नमक कानून तोड़ा गया था, पूरे देश में तोड़ा। अच्छा, और उन्होंने गलत बात, एक मिनट मैं थोड़ा समझना चाहूंगा। और ये भी प्रशांत जी ने गलत कहा कि जंगल सत्याग्रह भी कांग्रेस के द्वारा ही आंदोलित था। मैं जो कह रहा हूं, मेरी बातें तो नहीं, मैंने जानना चाहा भाई, वो भी गलत कहा उन्होंने, या आप अपना योगदान मानते हैं? नमक आंदोलन के बारे में जो बात कही गई वो पूरी तरीके से असत्य है। दूसरी बात, विभाजन अरे आप फिर देखो कही गई, शैलेश आप ऐसे नहीं हो। नहीं सर, मैंने आपसे पूछा नमक तो ठीक है, आपने बोल दिया कि नमक यहां पर भी हुआ, आपकी बात मान ली भाई, आपने तथ्य दिया। अरे आप नाराज क्यों हो रहे? सवाल को पूरा सुनिए ना, सवाल भी नहीं सुनेंगे। बोलिए, सवाल ये तो बोलना भाई, आपने नमक के संदर्भ में तो बता दिया कि नमक का आंदोलन छत्तीसगढ़ में भी हुआ था, ये आपकी दलील है।
अब जानना यह है कि जंगल सत्याग्रह जो है वो प्रशांत जी ने बताया कि वो भी कांग्रेस के द्वारा ही आह्वान किया गया था। तो क्या आप इस बात से इंकार करते हैं कि जंगल सत्याग्रह में कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं थी? मेरा ये सवाल है, या उसके संदर्भ में अभी आपके पास जानकारी नहीं है? जंगल सत्याग्रह एक दूसरे कालखंड की बात है, नमक सत्याग्रह एक अलग कालखंड की बात है। दोनों चीजों को जोड़कर प्रशांत जी संघ की भूमिका को स्थापित करना चाह रहे हैं जो वास्तविकता से परे है। दूसरी बात, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में उन्होंने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट, पटेल रेजिमेंट और मौलाना आजाद रेजिमेंट बनाई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हेडगेवार रेजिमेंट और गोलवलकर रेजिमेंट नहीं बनाई थी। पूरी तरीके से असत्य का आरोपण इस मामले इसमें असत्य का आरोपण कहां से हो गया शैलेश जी? माफी के साथ, आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया, पर उस गठन और उसके माध्यम से जिस सशस्त्र संघर्ष के लिए सुभाष चंद्र बोस प्रयत्नशील थे, उसके संदर्भ में गांधी जी या नेहरू जी के स्तर पर कभी सहमति नहीं थी। गांधी जी ने इस विकल्प को कभी स्वीकारा नहीं था। गांधी जी का मानना था कि जापानियों के साथ इस प्रकार का सैन्य आक्रमण भारत के लिए और खतरनाक हो सकता है। ऐसा उनका अतीत में जापानी सैनिकों ने जहां जहां आक्रमण किए और वहां की जनता के साथ उनका जो व्यवहार रहा था, उसके आधार पर यह सोच, ये दृष्टि उनकी थी। बहरहाल, संघ के 100 साल के संदर्भ में बात करें और वो भी 1 घंटे में बात करें, विश्व के सबसे बड़े गैर राजनीतिक संगठन पर बात अगर इतनी आसान होती तो क्या बात होती। पर कुल मिलाकर एक संगठन ने अपने जीवन काल के 100 वर्ष पूरे किए और 100 वर्ष के दौरान अपने विचार को घर घर तक पहुंचाने में सफलता हासिल की। संघ का कार्य निरंतर बढ़ रहा है। जिस संगठन के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, उस संगठन के संदर्भ में विमर्श हमेशा बने रहना चाहिए। यह कोशिश आज हमने इस कार्यक्रम में की। वक्त तय करेगा संगठन वक्त की कसौटी पर कितना सही कितना गलत हुआ, लेकिन इतना तय है कि वो राष्ट्र के संदर्भ में अपना योगदान देने के लिए निरंतर तत्पर है। उन तमाम स्वयंसेवकों को 100 वर्ष पूरे होने पर बधाई, और आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे याद, जल्द फिर मिलेंगे।